तो अब हम आज की जो यूनिट एंड डायमेंशन की नेक्स्ट क्लास है, इसके अंदर हम डायमेंशन एनालिसिस का पार्ट 3 टाइप जो है उसको पढ़ेंगे। हम थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो होता है, और मोस्टली यही आपका एग्जाम पेपर में आएगा और यही आपको कंपटीशन में क्वेश्चन इससे आएगा। तो इसमें हमें क्या करना होता है, अननोन क्वांटिटी की डायमेंशन को फाइंड आउट करना होता है। जैसे सपोज कीजिए मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको कि v इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा टी। अब यहाँ पे मैंने आपको कह दिया भाई कि v जो है इट इज वेलोसिटी और t जो है दिस इज द टाइम। ये मैंने आपको दो क्वांटिटी तो बता दी कि इस इक्वेशन में v वेलोसिटी है और t टाइम है, लेकिन मैंने आपको कहा अल्फा और बीटा जो है इसका ये अननोन क्वांटिटी है, मुझे कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में, तो आप मुझे इसका डायमेंशन बताओ। तो हमें क्या करना है, हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो है उसको यूज करना है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोलता है कि सेम क्वांटिटी जो होती है वही आपस में जुड़ सकती है। अल्फा में बीटा टी जुड़ सकता है, यानी जो अल्फा होगा वही बीटा टी होगा। जैसे कि देखिए मैं आपको कहूँ लेंथ में लेंथ जुड़ सकती है, बिल्कुल सही है। मैं आपको कहूँ 3 मीटर और 4 मीटर जोड़िए, आपका आंसर होगा 7 मीटर। लेकिन मैं आपको कहूँ 3 किलोग्राम में 2 मीटर जोड़िए तो रॉन्ग क्वेश्चन है। इसलिए रॉन्ग है क्योंकि 3 मीटर तो लेंथ की यूनिट है और 2 केजी मास है, वो आपस में नहीं जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में अल्फा में बीटा टी जुड़ रहा है, यानी जो चीज अल्फा है, जो यूनिट अल्फा की होगी वही यूनिट बीटा टी की होगी। वैल्यू सेम नहीं बोल रहा हूं मैं आपको कह रहा हूं जो यूनिट अल्फा की होगी वही यूनिट बीटा टी की होगी। और ये दोनों भी आगे जाके इक्वल टू का मतलब ये दोनों वेलोसिटी के बराबर होगी। तो v का मतलब, इसका मतलब अल्फा की जो यूनिट है, यूनिट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू वेलोसिटी। मैंने कैसे लिखी ये लाइन, क्योंकि देखो v और अल्फा जो है वो आपस में इक्वलेंट है। तो अल्फा की जो यूनिट है वो हो जाएगी मीटर पर सेकंड और इसका जो डायमेंशन होगा L1t-1 आ जाएगा। इसी तरह से यूनिट ऑफ बीटा टी जो है इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल v। तो इसका मतलब बीटा टी की यूनिट भी मीटर पर सेकंड होगी, डायमेंशन उसका L1t- होगा। तो बीटा का जो डायमेंशन होगा वो हो जाएगा L1t-1 अपॉन टाइम का डायमेंशन t1, तो ये बन जाएगा L1t-2। तो देखिए इतने सिंपल तरीके से हमने अल्फा और बीटा की डायमेंशन को फाइंड आउट कर लिया। अब कई बार हमें एग्जाम में पूछ लेते हैं अल्फा इंटू बीटा का डायमेंशन बताओ, तो पहले अल्फा और बीटा फाइंड आउट कर लो, उसके बाद में अल्फा और बीटा के डायमेंशन मल्टीप्लाई करो। अल्फा का डायमेंशन है L1t-1, बीटा का डायमेंशन है L1t-2, तो आपका आंसर आ जाएगा L2t-3। या हमें कह देते हैं अल्फा अपॉन बीटा निकालो, तो क्या बड़ी बात है, हमारे पास में अल्फा निकाला हुआ है L1t-1, बीटा निकाला हुआ है हमारे पास में L1t-2। 1 ने 1 को मारा तो t⁻+1 इसका हो जाएगा। कैसे हुआ, -2 ऊपर जाएगा, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, t⁻−1 t+2 और +-1 को जोड़ा तो ये आपका +1 आंसर आ गया। तो ये हमने पहला एक बेसिक क्वेश्चन करा। ऐसे मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल करवा देता हूँ जिससे आपकी प्रॉब्लम जो है वो काफी हद तक इजी हो जाएगी। अब देखिए दूसरा आता है, मान लीजिए आपके पास में आ जाता है v² = α² प्लस बीटा s, जहां पे v है वेलोसिटी और s है आपका डिस्प्लेसमेंट, में जिसको विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। इसका डायमेंशन L1t-1 है, इसका डायमेंशन L1 है।
तो अल्फा स्क्वायर का डायमेंशन वी स्क्वायर के बराबर होगा। अल्फा अल्फा ही दिया हुआ है, मान लो यहाँ पे अल्फा ही दिया हुआ है, तो अल्फा का डायमेंशन वी स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होगा। तो वी स्क्वायर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, L2t-2। ये कैसे हुआ, v का स्क्वायर, देखो v की डायमेंशन है L1t-1, इसका स्क्वायर ये हो गया। इसी तरह से बीटा का जो डायमेंशन होगा वो वी स्क्वायर अपॉन एस के डायमेंशन के बराबर हो जाएगा। तो वी स्क्वायर का डायमेंशन है, इसका स्क्वायर करो L2t-2 और अपॉन L1 कर दो, तो ये बन जाएगा L1t-2। तो ये मिनटों में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसके बाद में जो हमारा एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी के ऊपर बेस्ड एक और एग्जांपल ले लेते हैं। S = अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। इस इक्वेशन में S जो है वो डिस्प्लेसमेंट है और T जो है वो आपको टाइम दिया हुआ है। ये आपको दो बातें दे रखी है, अल्फा का और बीटा का डायमेंशन पूछा है। तो देखो दिमाग लगाओ, ये दो क्वांटिटी ऐड हो रही है, ये क्वांटिटी और ये पूरी क्वांटिटी ऐड हो रही है, यानी ये दोनों सेम है और ये दोनों का डायमेंशन s के बराबर है। यानी अल्फा का जो डायमेंशन होगा वो s अपॉन टी के बराबर हो जाएगा। कैसे लेके आया मैं, देखो अल्फा टी = s, तो अल्फा की वैल्यू आ गई s अपॉन टी, यानी हो गया L1 अपॉन T1, L1t-1। इसी तरह से बीटा टी स्क्वायर = s, तो बीटा का डायमेंशन आ जाएगा s अपॉन टी स्क्वायर, L1t2, T2 ऊपर ले जाओ, T2 t⁻⁻2 हो जाएगा। तो ये हमने थर्ड एग्जाम्पल और सॉल्व कर लिया। अब इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सपोज कीजिए हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है, Q = CV 1 - e⁻⁻t/अल्फा। ये एक अजीबो गरीब इक्वेशन आ गई हमारे सामने, ठीक है। तो अब हमें पूछा गया भाई अल्फा का डायमेंशन बताओ, ठीक है। तो अब हम ये पूरी इक्वेशन से, आप दिमाग की मत लगाओ, आपको जब भी क्वेश्चन में ई दिया हुआ आए तो आप ये माइंड में रखो कि ई की जो डायमेंशन होती है ई के ऊपर हमेशा यूनिट लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी आती है। ई का कोई डायमेंशन नहीं हो सकता, ये कॉन्सेप्ट को आप याद रखो। तो अब देखो ई के ऊपर यहाँ पर दिया हुआ है t/अल्फा, तो दिमाग लगाइए कि t का डायमेंशन t1 है, जबकि होना चाहिए था 0 0 0। तो इसका मतलब अल्फा का डायमेंशन भी t1 ही होगा, तभी तो ये t1 से t1 कटेगा। तो बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, अल्फा का डायमेंशन t1 आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं जो काफी बच्चों को जो है दिक्कत देता है, वो समझ लेते हैं। पावर = या प्रेशर = ले लेते हैं अल्फा x माइनस अपॉन बीटा माइनस s स्क्वायर। ये क्वेश्चन अब हमें करना है, ये मैंने मन से बनाया है आपके, इस क्वेश्चन को समझो। इसमें मैं ले लेता हूं लेट P जो है हमारी, P जो है वो हमारा प्रेशर है, x जो है वो डिस्टेंस है और s जो है हमारा वो डिस्प्लेसमेंट, या चलो इसकी जगह पे हम थोड़ा सा और अच्छा करते हैं, t स्क्वायर कर देते हैं। t जो है हमारा टाइम हो जाएगा, वरना ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छा बना दिया मैंने। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? बिल्कुल सिंपल है। देखो सबसे पहले
बीटा में से टी स्क्वायर माइनस हुआ, जो चीजें ऐड होती है वो सेम होती है, तो सब्ट्रैक्ट भी हमेशा सेम भी होता है। तो इसका मतलब जो बीटा का डायमेंशन है वो हमारा टी स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होगा। वैल्यू बराबर नहीं है तो जो बीटा का डायमेंशन है वो d2 हो गया। ये तो पहला एक सेकंड में देखते ही बीटा का डायमेंशन पता चल गया। अब रही बात हमें अल्फा का डायमेंशन निकालना है, तो हम प्रेशर का डायमेंशन लिख देते हैं m1 l माइनस 1 t माइनस 2। अल्फा हमें पता नहीं है, x डिस्टेंस है तो L1 हो जाएगा, अपॉन नीचे ये 2 है। तो अब आप क्या करते हो बच्चे, गलती ये करते हैं, यहाँ पे भी T2 लिख देते हैं, यहाँ पे भी T2 लिख देते हैं, उससे मार्क्स कट जाते हैं। अगर ये माइनस हो रहे हैं तो माइनस होने के बाद में जो आंसर बचेगा वो वापस टाइम का स्क्वायर ही होगा। क्या मतलब है मेरे कहने का, समझिए। अगर मैं कहता हूँ 5 मीटर माइनस 3 मीटर किया तो माइनस करने के बाद में आंसर 2 मीटर ही बचेगा, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं टी स्क्वायर में से टी स्क्वायर माइनस करूंगा तो सेकेंड स्क्वायर में ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे मैं तो वैल्यू थोड़ी लिख रहा हूँ, मैं डायमेंशन लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं इन दोनों को माइनस करने पे टी स्क्वायर लाऊंगा। अब मुझे अल्फा का डायमेंशन निकालना है, तो अल्फा का डायमेंशन निकालने के लिए अल्फा L1 m1 l माइनस 1 t माइनस 2 t की पावर 2 ऊपर चला गया। अल्फा का डायमेंशन आ जाएगा m1 l माइनस 1 t की पावर माइनस 2 से प्लस 2 कट हो गया, तो ये t की पावर 0 हो गई। यहाँ पर l की पावर 1 हो गई। t की पावर 0 लिखो ही मत, फालतू ही कंफ्यूजन होगा। तो ये L1 ऊपर जाएगा तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा m1 l माइनस 2। इस तरह से हमने एक और बहुत अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब आपसे एक और लास्ट एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ, काफी फेमस है, वॉन डेर वाल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो भी कई बच्चों को कंफ्यूज करता है। इस क्वेश्चन को सीखिए, आपको बहुत मजा आएगा। फॉर्मूला है P प्लस ए बाई वी स्क्वायर, V माइनस बी इज इक्वल्स टू RT। अब इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, R गैस कांस्टेंट है और T हमारा टेम्परेचर है। अब हमें बताओ A का डायमेंशन बताओ और B का डायमेंशन जो है वो हमें फाइंड आउट करके बताओ। तो अब ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि इक्वल टू के साइड में जो RT लगा हुआ है उससे इसको कंपेयर कराना शुरू करते हैं और फंस जाते हैं, या फिर दोनों ब्रैकेट खोल लेंगे तो बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे। फिर तो क्वेश्चन सॉल्व होने का चांस ही नहीं बचता है, फिर तो छोड़ना ही पड़ता है। तो हमें क्या करना है, सीधा साधा दिमाग लगाना है कि V में से B गया माइनस का, तो मतलब अगर ये वॉल्यूम है तो ये भी वॉल्यूम ही होगा, क्योंकि वॉल्यूम में से वॉल्यूम माइनस होता है। तो B का जो डायमेंशन है वो वॉल्यूम की डायमेंशन के बराबर होगा। वॉल्यूम आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, L3 लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो L3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। P में A बाई वी स्क्वायर ऐड हो रहा है, तो आप कुछ सोचो ही मत, फालतू RT वार्टी के बारे में सोचो ही मत, सीधा सा कंसेप्ट चलो कि P में A बाई वी स्क्वायर ऐड हो रहा है। तो आप क्या करो, P का डायमेंशन फिजिकल्स टू A अपॉन वी स्क्वायर का डायमेंशन, तो ये डायमेंशन है, वैल्यू बराबर नहीं लिखी है मैंने। तो P A का डायमेंशन हो जाएगा P इंटू वी स्क्वायर का डायमेंशन। अब सिंपली P का डायमेंशन लिख लो, P का डायमेंशन होता है m1 l माइनस 1 t माइनस 2, वॉल्यूम का स्क्वायर तो 2 बार लिख देते हैं L3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं m1, L के सारे डायमेंशन जोड़ो, 3 प्लस 3 6 माइनस 1 5, L रेज टू पावर 5 t माइनस 2। So by this way we have found the dimension of unknown quantity A and unknown quantity B. This is the type 3 question of dimension analysis. ठीक है, अब हम टाइप 4 करके डायमेंशन एनालिसिस को आज खत्म कर देते हैं। तो हमारा टाइप 4 है किसी भी गिवन वैल्यू को वन सिस्टम ऑफ यूनिट से सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज करना। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, पहले आप 2 मिनट कॉन्सेप्ट को समझिए ताकि फॉर्मूला याद रखने में इजी रहेगा।
सपोज दैट मैं आपके सामने एक वैल्यू लिखता हूं 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ऐसा आपने बहुत छोटी क्लासों में पढ़ लिया होगा। अपने छोटे भाई को भी आप पूछते होंगे कि 1 किलोग्राम कितने ग्राम का होता है, तो हर कोई यही जवाब देता है 1000 ग्राम का। ये एक नंबर है, ये एक दूसरा नंबर है, ये इक्वल टू का साइन है। ये मास की एक यूनिट है एमकेएस की या एसआई सिस्टम की, और ये सीजीएस की यूनिट है U2। अब आप इस लिखे हुए वैल्यू को एनालाइज कीजिए। देखो, किलोग्राम एक बड़ी यूनिट है, नंबर छोटा है। ग्राम एक छोटी यूनिट है, तो नंबर बड़ा है। तो आप हमेशा अपनी लाइफ में याद रखिए कि जहां नंबर बड़े होते हैं उनके आगे यूनिट छोटी होती है। जैसे मैं आपको कहूं, आपके लिए अननोन यूनिट है 1 EMU इक्वल्स टू 3 into 10 raised to power 10 ESU। You didn't have heard this unit। इसके आपने कभी भी यूनिट को सुना ही नहीं होगा। तो अब आपसे मैं पूछूं, बताओ इसमें से बड़ी यूनिट क्या है? तो ये यूनिट जो है, ये यूनिट डेफिनेटली बड़ी है क्योंकि इसके आगे नंबर छोटा है। और ये यूनिट बहुत EMU के कंपैरिजन में ESU छोटी यूनिट है क्योंकि इसके आगे नंबर एक बड़ा है। तो ये हमने सीख लिया। अब इस रिलेशन से हमें एक नया रिलेशन निकल के आ गया, N2 इज इक्वल्स टू N1U1 अपॉन U2। यूनिट नंबर 1 नंबर सिस्टम में यूनिट क्वांटिटी की, और सेकेंड नंबर सिस्टम में यूनिट। तो अब हम क्या करेंगे, हम कोई भी यूनिट होती है उसको हम डायमेंशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। देखो, यहाँ पे N2 रखना है, यहाँ पे आपको N1 रखना है। U1 की जगह आपको लिखना है M1 L1 T1। U2 की जगह लिखना है M2 L2 T2। और जो भी ये क्वांटिटी है उसके डायमेंशन को ABC मानते हुए ऊपर लिख देना है। ये मैंने इसके डायमेंशन को ABC लिख दिया। जैसे क्वेश्चन के अंदर फोर्स आता है तो M1 L1 T-2 होता है, तो मास का डायमेंशन 1, L का डायमेंशन 1 और टाइम का डायमेंशन जो है वो -2 हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर एक डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, हमें क्वेश्चन गिवन है 10 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन। कितने डाइन के बराबर 10 न्यूटन होते हैं? न्यूटन हमारा एसआई सिस्टम में यूनिट है और डाइन हमारा सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट है। फोर्स को न्यूटन एसआई सिस्टम में क्वेश्चन सॉल्व करते समय न्यूटन यूनिट लगाते हैं और सीजीएस में डाइन लगाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसको, तो ये जो नंबर आएगा यहाँ पे ये N2 आएगा, तो N2 जो होगा अननोन हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ये N1 बनेगा और न्यूटन है तो फोर्स का है। तो आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है? फोर्स का डायमेंशन है M1 L1 T-2। तो देखो, M की पावर A है तो A की वैल्यू 1 ले लेना, B की वैल्यू 1 ले लेना, C की वैल्यू -2 ले लेना, N1 आपका 10 ले लेना, और बस अब कुछ नहीं, इसमें वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा? देखो, N2 जो आंसर हमें लाना है, यहाँ लिख देते हैं 10, M1 की जगह हम लिख देते हैं kg अपॉन ग्राम, क्योंकि हमें न्यूटन से डाइन में जाना है, MKS से CGS में जाना है। तो CGS में ग्राम है और MKS में kg है। इसकी पावर 1, यहाँ 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे मीटर अपॉन सेंटीमीटर, इसकी पावर 1 आ जाएगी। सेकंड अपॉन सेकंड, पावर -1 आ जाएगी। जो भी आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसको आप N2 मानेंगे, और जो आपको क्वेश्चन के अंदर वैल्यू गिवन है उसको आप N1 मानेंगे। ये बात आप याद रखेंगे। उसके बाद में आपको सिंपली क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। ABC जो है
वो आपको जो क्वेश्चन के अंदर सिस्टम दिया, जो फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है उसके डायमेंशंस को एबीसी मान लेना। अब हम बिल्कुल सिंपल से चलेंगे, यहाँ पे 10 लिखेंगे। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो यहाँ पे 1000 ग्राम अपॉन ग्राम लिख देंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, और सेकंड से सेकंड कट कर देना है। 1 की पावर -2 लिख देना है। -2 का मतलब वही होता है 1 ही आता है। ये ग्राम से ग्राम कट हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हो जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो आ जाएगा 10 टू द पावर 5। कैसे आएगा देखो, ये 10, इसके आगे लिखा 1000, इसके आगे लिखा 100। अब आप 10 की पावर्स काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। 10 है तो 10 रेज़ टू पावर 6। तो हमारा आंसर बन गया 10 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 6 डाइन। अगर हमें पूछे 1 न्यूटन कितना होता है तो दोनों साइड 10 से डिवाइड कर दीजिए, 10 टू द पावर 5 डाइन हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम सिंपल मेथड लगा के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है ये समझ में आ गया होगा।